हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। बिहार में 2025 में चुनाव है। बहुत दिन नहीं बचे हैं। एक साल बीतते बहुत देर नहीं लगेगी। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और चलिए एक जनरल डिस्कशन करते हैं। जनरल डिस्कशन का मतलब ये है कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं बिहार के अंदर। मोटा मोटी देखिए, वहाँ पर दो गठबंधन हैं। एक को एनडीए गठबंधन कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरे को आप इंडिया कोलिजन कह सकते हैं या महागठबंधन भी कह सकते हैं। वहाँ के बिहार के सेंस में अगर कहें, बिहार इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो बिहार और यूपी का खास रोल होता है भारत की राजनीति में। निश्चित तौर पर अब नज़दीक में लोकसभा चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है। और लाख परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बाद भी जो नीतीश कुमार हैं वो सेंटर में बने हुए हैं। केंद्र में आज भी वही हैं। अब कितना भी उलटफेर का इक्वेशन बैठाते रहिए कि भाजपा ये कर रही है, आरजेडी ये कर रही है, लेकिन आज भी राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार है। आप ये माने या न माने, भाजपा अपनी प्रयास बखूबी कर रही है। आज से नहीं कर रही है, वो काफ़ी दिनों से कर रही है। लेकिन जिस सेंटर में, जिस केंद्र में नीतीश कुमार हैं, वहां आज तक कोई स्थापित नहीं हुआ है 2005 के बाद। चाहे वो आरजेडी बड़ी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो, लेकिन सारे परिस्थितियों के बावजूद, बड़ी पार्टी होने के बावजूद, जदयू के तीसरे नंबर के पार्टी होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही हैं। तो ये परिस्थिति है कि आज भी बिहार के राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में लगभग 10 साल की सरकार रही, मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी की सरकार रही। इस बार जदयू का बहुत बड़ा समर्थन है, और जदयू का अगर समर्थन ना हो तो सरकार जो है सही ढंग से सेंटर में नहीं चल सकती है। आज नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर में है। जब वो बार्गेनिंग पावर में केंद्र में नहीं थे, तब भी वो चीफ मिनिस्टर थे। और आज उनका सपोर्ट भारत की सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए बहुत ही अहम है। अगर वो, यानी कि जदयू और चंद्रबाबू नायडू सरकार से सपोर्ट वापस ले लें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर सकती है। आज उस पोजीशन में है। तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो 19-20 से ज़्यादा मजबूत हैं नीतीश कुमार। निश्चित तौर पर विधानसभा में उनकी सीट की संख्या कम है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं सेंटर में और बार्गेनिंग के कंडीशन में है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि बिहार के राजनीति के केंद्र में, और बार बार जब महागठबंधन की सरकार थी तो कहते थे कि अब तो तेजस्वी को ही सब चीज़ संभालना है, वही हमारा उत्तराधिकारी है। उस समय भी हमने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि सरकार में सब कुछ ठीक है। जब तक वो जीवित हैं और जब तक उनमें कैपेसिटी बची है नेतृत्व को संभालने की, वो किसी को विकल्प नहीं बनने देंगे और न ही किसी को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं। ये बात हमने उस समय भी कही थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं, वो तो कह रहे हैं। राजनीति में कहना, मीडिया के सामने कहना, पब्लिकली कहना, वो महज पीआर होता है। पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का एक तौर तरीका होता है कि आपको क्या खाद पानी दिया जाए जिससे आप जीवित रह सके, मीडिया में स्टोरी चलाई जा सके। लेकिन हमारा एनालिसिस ये था कि नीतीश कुमार जब तक वो हैं तब तक वो किसी को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और न ही जो व्यक्ति इतने दिनों से अपने पार्टी को सींचा है, बनाया है, कितने लोगों को किनारे करने का, उनको खत्म करने का आरोप नीतीश कुमार पर लगता रहा है, वो सही है कि नहीं सही है, ये एक अलग डिस्कशन है। चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, जो लोग भी हो। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो भी पार्टी उन्होंने बनाया, सींचा, उसके केंद्र में हमेशा नीतीश कुमार रहे हैं।
इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत राजनीति पर्सनालिटी कल्ट का एक बहुत बड़ा एक नमूना भी है। ये भी एक अच्छाई नहीं है, ये भी एक लोकतंत्र में बुराई है कि एक व्यक्ति के केंद्र में, केवल एक व्यक्ति ही उस पार्टी के केंद्र में खड़ा है और उसी के आसपास पूरा संगठन बना हुआ है। ये कैडर बेस्ड पार्टी भी नहीं है। और ये भारत के राजनीति का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टी संगठन के बावजूद में एक किसी न किसी व्यक्ति की केंद्रीय भूमिका रहती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो। कम्युनिस्ट पार्टियों में थोड़ा सा अलग दिखेगा, क्षेत्रीय पार्टियों में या तो किसी जाति की वर्चस्व है या किसी व्यक्ति का वर्चस्व है। और नीतीश कुमार के बारे में भी ये सच है, और ये सच है उनके सत्ता के बारे में भी। और अगर वो सत्ता में हैं तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से किसी को अगर चीफ मिनिस्टर 10 दिन के लिए बना दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका पावर कहीं कंप्रोमाइज हुआ हो। वो हमेशा उस पावर को बनाए रखे और जब जरूरत पड़ी तो तुरंत उसको रिप्लेस किए। लेकिन कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, जब वो जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाए थे और जब लगा जीतन राम मांझी जो उसके कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं तो तुरंत सत्ता उन्होंने वापस ले लिया था। तो सत्ता के केंद्र में भी नीतीश कुमार हैं और पार्टी के केंद्र में भी नीतीश कुमार हैं। तो कहने का मतलब, और इसके साथ साथ वहां की ऐतिहासिक परिस्थितियों को भी समझिए कि वह एक ऐसी भूमि रही है जो क्रांतिकारी विचारों की भूमि रही है, हमेशा वैकल्पिक राजनीति करने वाली भूमि रही है। बड़े बड़े आंदोलनों की ऐतिहासिकता वहां से रही है, चाहे वो बौद्ध धर्म के उदय का बात हो, चाहे जैन धर्म के उदय का बात हो, जेपी का टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति और इमरजेंसी को हटाने की बात हो, और अगर कहें कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने की जमीन खड़ी हुई है तो वो बिहार थी। और उस पीढ़ी से आते हैं नीतीश कुमार, उस पीढ़ी से आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का योगदान लालू जी को बनाने में भी आप उसको कमतर नहीं आंक सकते, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उस जनरेशन से लालू जी भी आते हैं, नीतीश कुमार भी आते हैं। और ये कह सकते हैं कि राजनीति के एक एक चीजों के बारे में एक माइक्रो जानकारी नीतीश कुमार को भी है और लालू प्रसाद यादव को भी है। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी जगह पर जहां आज भी भाजपा कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल कोशिश कर रही है, निश्चित तौर पर बीच बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यह नीतीश कुमार के मैनोवरिंग का एक रिजल्ट है, तरीका है। निश्चित तौर पर केवल नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं है, इसमें सारे पार्टियों के फोर्स शामिल है, उनका अपना कैलकुलेशन शामिल है। उनको कुर्सी कुमार कह दिया जाता है, लेकिन कुर्सी कुमार तो केवल वही नहीं थे, चीफ मिनिस्टर निश्चित तौर पर वही थे, लेकिन उस कुर्सी में तो सबकी सहभागिता थी ना। आज जो पक्ष में है वो भी और विपक्ष में है वो भी, तो आज भी वो केंद्र में है। बिहार के राजनीति के केंद्र में आज भी नीतीश कुमार हैं। आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, उसके नेता जो अभी के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर जो नेता सारे चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वो साफ साफ बोलते हैं मंचों से कि हमको मुख्यमंत्री बनाना है ना। वो साफ साफ डिक्लेयर करते हैं हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो साफ साफ डिक्लेयर करते हैं कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। लेकिन आज भी उनके भाषणों में भी आप उठा के देख लीजिए, उनके बातचीत में उठा के देख लीजिए, लालू जी के छत्र छाया से आज भी वो बाहर नहीं निकल पाए। कोशिश जरूर कर रहे हैं, इस बात की चर्चा होनी चाहिए, इस बात का अप्रिसिएशन भी होना चाहिए और ये बात माना भी जाना चाहिए कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को जोड़ें। लेकिन जोड़ना और संगठन में किसी व्यक्ति और किसी समुदाय का वर्चस्व होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये अंतर साफ साफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, खास करके जब तक नीतीश कुमार है। और 2025 के चुनाव में भी इन लोगों ने क्लियर किया, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं क्लियर किया है। जो बिहार
स्तर के लोग हैं, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों सम्राट चौधरी, या जो आप कहें कि बाकी जो भी उनका नेतृत्व है राज्य स्तर पर, वो बार बार कह रहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि एनडीए गठबंधन के सामने नीतीश कुमार हैं, और महागठबंधन के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में तेजस्वी यादव, वो विकल्प के रूप में खड़े हैं, या कहे कि विपक्ष के रूप में खड़े हैं कि हम अगर महागठबंधन जीतती है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यहीं पर बात आती है कि दो नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। एक के पास एक अपना रिकॉर्ड है डेवलपमेंट करने का, हालांकि बहुत सारे मामलों में नीतीश कुमार की भी आलोचना जायज है, खासकर के शिक्षा, रोजगार, औद्योगिकीकरण, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को एक दूसरे के सामने करें, खड़ा करें, या उनके पिताश्री जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनका भी टेन्योर हम सामने ला करके देखें, तो विकास का कौन सा मुद्दा होगा, कौन सा कंपैरिजन होगा जिसमें हम ये कह पाएंगे कि लालू जी की सरकार जो रही वो नीतीश कुमार के सरकार से ज्यादा विकास कर पाई थी। तो यहां पर एक सवाल उठने लगता है कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार के समय में जो खाका खींचा गया या जो लकीर खींची गई विकास की, जितनी भी विकास हो, जैसी भी विकास हुई हो, निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जी के टेन्योर के आगे का वो काम करते हैं, उसके बाद में वो आते हैं और उन्होंने एक लकीर खींचा। इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर कुछ दिनों के लिए उसमें आरजेडी भी रही सरकार में, उसका भी योगदान इसमें है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। लेकिन जो इमेजरी क्रिएट हुआ, जो इमेज क्रिएट हुआ लालू प्रसाद यादव के टेन्योर का और नीतीश कुमार का, वो बिल्कुल अलग अलग है, वो बिल्कुल अलग अलग है। और लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया नीतीश कुमार ने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को ऐसा किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सारे पैरामीटर पर वो खरे नहीं उतरते हैं। नौकरियों के मामले में आज भी बिहार खरा नहीं उतरता है, बिहार से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस बात को नहीं रोक सके नीतीश कुमार। और जो बिहारी टैलेंट बाकी राज्यों में रह करके उनको विकसित कर रहा है, वो आज बिहार में होता तो शायद बिहार आज कहाँ होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा को जिस लेवल का हमें बनाना चाहिए, जिस स्तर के इंस्टीट्यूशंस खड़े करना चाहिए थे, शैक्षणिक संस्थान खड़े करने चाहिए थे, वैसा खड़ा नहीं हुआ। बच्चों की शिक्षा की स्थिति बहुत बद से बदतर है। तो कहने का मतलब कि जो लकीर नीतीश कुमार ने खींचा, आप तेजस्वी प्रसाद यादव तो ये नहीं कह सकते ना कि लालू जी जो सरकार दिए थे वैसा सरकार हम देना चाहते हैं। क्या वैसा वो कह पाएंगे क्या कि जो सरकार हमारे पिताश्री ने दिया था वैसा हम सरकार देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की बात करना उनका एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत प्रशंसनीय कार्य है, जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि उनके संगठन के अंदर कितनी सामाजिक न्याय है। वो सीधे डिक्लेयर करते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उसी पार्टी के ही लोग केवल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसी परिवार के लोग बनेंगे, उसी वंश के लोग बनेंगे? ये भी तो जनता सवाल पूछती है, ये भी तो जानना चाहती है। और दूसरी बात ये कि आप ये कैसे वो करेंगे कि आप नीतीश कुमार से बेहतर काम कर पाएंगे? अभी एक रिसेंट में सर्वे आया जिसमें यह बताया गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के चॉइस में जनता के बीच सबसे आगे हैं, उस सर्वे में दिखाया गया। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसे बनता है क्या कोई? चीफ मिनिस्टर ऐसे बनता है क्या कोई? सर्वे का क्या सैंपल है, किस आधार पर सर्वे किया गया है, कितना सैंपल साइज था, ये बहुत सारा डिटरमिन करता है कि आप सर्वे के रिजल्ट में क्या दिखाते हैं।
क्या चुनाव इसी आधार पर जीते जाते हैं क्या? चीफ मिनिस्टर इसी आधार पर तय होते हैं क्या कि जो सर्वे में दिखा दिया गया वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा? वो सारे कैलकुलेशन के आधार पर होते हैं। सीट कौन जीतता है, किस कास्ट कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन कितना सीट जीतेगा, क्या गठबंधन बनेगी, चुनाव जीतने के बाद कितनी किसकी सीटें आएंगी, ये सारे तय हो जाएंगे तब तो चीफ मिनिस्टर वो होगा कि बनेगा कौन। अगर गठबंधन एनडीए के पास सीट ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार अभी तक के लिए तो यही लग रहा है कि वही बनेंगे। निश्चित तौर पर जनता का मूड हो सकता है कि यंग लोगों को मौका दें, लेकिन वो मुख्यमंत्री आप रियल में बन जाएं, वो सर्वे तय नहीं करता, वो सीटों की संख्या तय करती है। तो क्या तेजस्वी प्रसाद यादव वो लकीर खींच पा रहे हैं? क्या वो लकीर जो कह रहे हैं सामाजिक न्याय के बारे में, लोगों में जो उनकी पॉपुलैरिटी है, क्या वह वोट में ट्रांसफर हो पाएगी? क्या सीट में ट्रांसफर हो पाएगी? क्या जब तक वोट में और सीट में ट्रांसफर नहीं होता तो उसका क्या मतलब है? निश्चित तौर पर फ्यूचर में स्ट्रेटजी के तौर पर उसका जरूर मतलब है कि उनका एक इमेज गढ़ा जा रहा है चीफ मिनिस्टर के रूप में, एक लीडर के रूप में स्थापित वो हो चुके हैं राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में। और नेता प्रतिपक्ष को माना भी जाता है कि अगर ऐसी कोई बात आ जाती है कि सीएम रिजाइन कर दें, चाहे अगर कोई सरकार बनाने का नया विकल्प क्रिएट हो, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को पहला मौका मिलता है कि भाई आप अपना सरकार बनाएं। लेकिन वो लकीर, जो लकीर नीतीश कुमार ने खींचा है, वो लकीर कैसे पार करिएगा? और जब तक वो लकीर आप पार नहीं कर पाते हैं, ये बहुत मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है कि नीतीश कुमार का विकल्प बने। वो तो आपको करना पड़ेगा। और रिसेंटली एक वीडियो सही है कि गलत है हमें नहीं पता, लेकिन उस वीडियो में ये चर्चा आ रही है कि बीजेपी के नेताओं के बीच चर्चा है कि हम लोग लालू जी पर फोकस करें, नीतीश कुमार पर न करें, ये तेजस्वी प्रसाद यादव को ज्यादा हम फोकस में न रखें या उनकी आलोचना न करें। जो आपके ऊपर, ये दोनों तरफ से देखने की जरूरत है कि जो लालू जी का इमेज था, जो लालू जी का शासन करने का इमेज था, खास करके सेकंड टेन्योर में, वो बिल्कुल ही नकारात्मक रहा है। बहुत लोग उनके उस शासन को पसंद नहीं करते। और अगर वो इमेज बन जाता है, उस इमेज की छत्र छाया या छाया तेजस्वी प्रसाद यादव पर है, तो निश्चित तौर पर है कि बिहार की जनता, खास करके हम उनके कोर वोटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोर सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनके अलावे जितने जातीय समूह हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को पसंद नहीं करता। उस छाया से तेजस्वी प्रसाद यादव कैसे निकलेंगे? उस छाया को बदलेंगे कैसे? उसका एक ही तरीका होता है, कहा जाता है कि जिस जूता में आप रह रहे हैं, उस जूता का साइज आपको बड़ा करना पड़ेगा। मतलब लालू जी की जो छत्र छाया है या छाया, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और एक विकल्प, कन्विंसिंग विकल्प देना पड़ेगा, जिसकी अभी 2025 के चुनाव में साफ साफ उसकी कमी दिख रही है। न तो तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम रह चुके हैं और न ही उस तरह की शासन व्यवस्था को चलाए हैं जो नीतीश कुमार के पास है। और अगर आप नहीं कुछ किए हैं तो आप अपने पिता की छाया से बाहर कैसे निकलिएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी लालू जी के ऊपर फोकस कर रही है, ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव पर। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव पर फोकस होगा तो निश्चित तौर पर वह यंग हैं और यंग लोगों का एक बहुत बड़ा चंक उनके साथ हो सकता है, सिंपैथी के आधार पर भी, सिंपैथी के आधार पर भी। और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बिहार के लोग, जो उस समय का दशहत गर्द परिस्थितियां थी लालू जी के समय, वो नहीं आने देना चाहती है, वो कोई पसंद नहीं करता है। और इसीलिए वो चाहती है कि वो दिन लोग याद रखें। वो तो नीतीश कुमार भी बार बार ये बात करते हैं कि 2005 से पहले क्या था, आप लोग जानते ही हैं ना।
तो दोस्तों, ये बिहार की राजनीति जो 2025 की है, उसमें आप देख रहे हैं कि एनडीए का एक गठबंधन है, जिसके साथ साथ सामाजिक इक्वेशन भी दिख रहा है। वहां पे अभी मंत्रिमंडल का बदलाव हुआ, मंत्रिमंडल में नए सदस्य शामिल किए गए, 7 मंत्री शामिल किए, डिफरेंट जातीय समूहों से। उसमें जदयू के एक भी लोग नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्यों है, कैसे है, इसका भी एनालिसिस हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि जो एनडीए गठबंधन है, उसका जो सोशल इक्वेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। जो महागठबंधन का सोशल इक्वेशन है, इंजीनियरिंग है, वो भी स्ट्रांग है, लेकिन उसमें एनालाइज करने की जरूरत है कि उसके जो पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स कितने वोट खींच पाएंगे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पूरी तरह से आरजेडी पर निर्भर है। लेफ्ट के पास अपना वोट बैंक है, लेकिन उसमें सारे लेफ्ट वाले उतने कैपेबल नहीं है माले के अलावे। वो कितना वोट ले पाते हैं, कितने सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। और जो आरजेडी का अपना कोर वोटर है, क्या उस कोर वोटर की वजह से केवल सरकार बन जाएगी या सरकार बनाने लायक सीट आ जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हमारे हिसाब से जो सोशल इक्वेशन है अभी भी एनडीए के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। और जो सोशल इक्वेशन है और या सपोर्ट महागठबंधन के फेवर में है, अगर बहुत अच्छा प्रयास किया गया, सीट बंटवारे से लेकर के, चुनाव मैनेजमेंट से लेकर के, कोऑर्डिनेशन से लेकर के, सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस पार्टी को कितना होता है, पिछला परफॉर्मेंस कितना रहा है, कितना वोट वो लोग ला पाए हैं, ये सारी चीजें अगर सही रहती हैं तो निश्चित तौर पर संभावना बन सकती है महागठबंधन के सरकार की भी। ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि किसका चांस बनता है। ये आप नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सोशल कॉम्बिनेशन और बाकी चीजों, कोऑर्डिनेशन के आधार पर आप निश्चित तौर पर एक पॉसिबिलिटी जाहिर कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनाई जा सकती है, किसकी बनने की संभावना दिख रही है। क्योंकि ये सारे सोशल इक्वेशंस पर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स पर होते हैं, किसको कितना सीट दिया गया, किसको कितना रिस्पेक्टेबल, किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है समाज के अंदर। निश्चित तौर पर कुछ फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, लेकिन सोशल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है कि किस पार्टी ने क्या काम किया है पिछले दिनों में। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और अभी हम यही कहना चाहते थे इस वीडियो में कि नीतीश जी अभी भी बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। वो किधर झुकते हैं, किधर ढलते हैं, इस बात से तय होगा कि बिहार की राजनीति आने वाले समय में किधर जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि जब उनका देहांत हो जाए तब, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन वो नहीं रहेंगे सीन में, तभी राजनीति का कुछ नया विकल्प शुरू होगा। अदरवाइज अभी भी राजनीति में यह दिख रहा है कि उनके लकीर को जो पार करेगा, उनके लकीर को जो पार करेगा, वही बिहार का सीएम होगा। लेकिन तब तक के लिए कोई संभावना हमारे हिसाब से नहीं दिखती है। अगर आपको दिखती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको संभावना दिख रही है। और आगे के वीडियो में हम लोग बाकी और एस्पेक्ट पर भी चर्चा करेंगे बिहार के राजनीति के बारे में। 2025 में चुनाव है और बिहार खास है भारतीय राजनीति में, इसलिए बिहार पर चर्चा तो बनता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में और सारे बिहार के राजनीतिक घटनाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए अपनी बात को समाप्त करने का। नमस्कार, धन्यवाद। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लोगों के बीच शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।